क्लास 11th स्टूडेंट। ये मैंने टॉपिक आपको कुछ तैयार करने के लिए दिया था, तो आप लोगों ने तैयार नहीं किया। चलो मैं समझा देता हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। लीजेंड हैज इट दैट ऑब्जर्विंग एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, न्यूटन वाज इंस्पायर्ड टू अराइव एट एन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। हुआ क्या कि न्यूटन जो है किसी एप्पल के, ऐसा कहाँ स्टोरी है कि न्यूटन जो है किसी एप्पल के पेड़ के नीचे थे और वहाँ से एप्पल एक गिरा। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा और कहीं क्यों नहीं गया, ठीक है। तो उनके दिमाग में जो आइडिया आया, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, जो कॉन्सेप्ट बन गए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि जितने फोर्स से एप्पल नीचे गिर रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था। इसी टाइप से उन्होंने कहा कि जो ग्रह हैं आपस में एक दूसरे पर जो भी फोर्स आप अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जो भी फोर्स कर रहे हैं, इस हिसाब से उन्होंने उसके विषय में नियम दिया। उसके पहले भी कुछ चीज़ें उन्होंने की कि न्यूटन रीजनिंग, उन्होंने रीजन सही दिया, वाज दैट द मून रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आरएम वाज सब्जेक्ट टू ए सेंट्रीपिटल एसिलेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो, ये तो सभी जान रहे हो कि जो जितने भी आपके जो है ग्रह हैं वगैरह हैं, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जब एक ऑर्बिट में, एक राउंड में, एक सर्किल में अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल एसिलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन के लिए जो फार्मूला निकल के आएगा वो v² आरएम हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी उसमें बुक में एनसीईआरटी में डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। आई कैसे, हम इस पर बात करते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी mv²/r। वो मास ऑफ द ऑर्बिट हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट आएगा टी, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में वो राउंड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आगे देन v = 2πr/t। कोई एक सर्किल कंप्लीट करने में 2πr बॉडी जो है कंप्लीट करती है, टाइम पीरियड t लेती है, ठीक। अब यहाँ पर v के जगह जो है, हम v की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यफ आ जाएगा, कैलकुलेट होकर के कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर कैपलर साहब ने कुछ रूल दिए थे, थर्ड लॉ दिया था कि टाइम पीरियड जो है उसके रेडियस के क्यूब में स्क्वायर में चलता है। तो ठीक है, यह फार्मूला आपका ये निकल के आया था, ये वैल्यू पुट की, और यहीं पर टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, KR³ पुट किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो ये कांस्टेंट में ले लिया, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, डायरेक्टली इन्वर्सली m/r² आ गया। तो यहाँ से हम ये निकाल लिए कि यह जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। और अब अगर 2 पॉइंट हैं, 2 मासेस हैं, m1 एंड m2, 2 मासेस हैं, और सेपरेट है डिस्टेंस r पे सेपरेट है, तो इन पे इसने इस पर जो फोर्स जनरेट किया और इसने जो इस पर फोर्स जनरेट किया, तो यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस आ जाएगा। अब इसको और इसको कंबाइन कर देंगे तो यह इज डायरेक्टली एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2/r²। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कैपिटल G आ जाएगा, m1 m2/r²। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। यही जो लॉ है ये हर किसी भी सिस्टम के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब G को रिप्लेस कर लिया तो Fr² m1 m2, यूनिट इसकी वैल्यू लिख ली, डायमेंशन लिख लिया, इसकी वैल्यू निकाल ली। बुक में जब आगे पढ़ोगे तो कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, तो एक यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिया मास m1, यहाँ पर पॉइंट ले लिया मास m2, और इसने जो इस पर फोर्स जनरेट किया F12, इस बॉडी ने इस पे जो फोर्स अप्लाई किया F21, और दोनों जो है r जो है पोजीशन वेक्टर पे है। तो फार्मूला आ जाएगा F(12) = कैपिटल G m1 m2/r²। कहीं कहीं बुक में लिखा होगा r³, तो यहाँ हम r दिखा देंगे, इसलिए वैसे ही कट जाएगा तो r² ही आ जाएगा, लेकिन बुक में देखोगे तो कहोगे क्यूब कैसे आ गया, तो ये समझ लो। एंड ये तो 1-2 हो गया। अब 2-1 के लिए तो कैपिटल G m1 m2/r², तो 2-1 के लिए कैपिटल G m1 m2r³ भी लिखा होगा तो ये आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये इस पर इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो F(12) = F-F(r), तो हम ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, F(21) = F(12) या F(12) = F(21). किसी एक डायरेक्शन को हम प्लस ले लेंगे, किसी एक डायरेक्शन को माइनस ले लेंगे।
अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं। जो आप ले लेंगे वही वैल्यू इस पर पुट कर देंगे। हमने दोनों दिखा दी। आगे आता है इसी में, अगर एनसीईआरटी की बुक में जाओगे तो कुछ फिगर इस तरीके से मिलेगा, M1 M2, ये आपके यहाँ से है आपका कि ये R1 पोजीशन पे या R2 पोजीशन पे अगर हम ये डिफरेंस निकाल लेंगे तो R इक्वल टू R, जो बड़ा होगा मान लेते हैं ये बड़ा है तो R2 माइनस R1 आ जाएगा। अब यहाँ ये किया गया कि M1 फोर्स इस पर जो है F12 जनरेट करेगा और M2 बॉडी जो है इस पर F21 फोर्स जनरेट करेगी। तो फार्मूला F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। 1-2 के लिए G M1 M2 अपान R स्क्वायर। अब देखो ये माड के अंदर R क्यूब होगा तो यहाँ हम R दिखाएंगे, जब इसको माड में प्लस वैल्यू बाहर R क्यूब निकल आएगी तो उसके R को कम कर देगा। वही काम हम करेंगे F21 के लिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से हम 1-2 इक्वल टू माइनस का 2-1 शो कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू सेम है, इक्वल है, फोर्स इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट होने के कारण ये साइन आ जाएगा। आगे बुक में ही जाओगे तो आपको 3 मासेस दिखाए गए हैं, M1 M2 M3 एंड F4। तो आपने कहा कि यार ये जो है इस पे F12 F13 F14 इधर दिखा देते तो M31 हो जाएगा, इधर दिखा देते तो F21 हो जाता है, इधर शो कर देते तो F41 हो जाता है। तो देन टोटल फोर्स ऑन M1 इज, तो अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास M1 is the vector sum of the gravitational forces exerted by M2 M3 and M4। ठीक है, तो then total force on M1 is equal to F1 इक्वल टू कैपिटल G M2 M1 अपान R स्क्वायर। अब ये दो यहाँ पर 2 और 1 दो मासेस को, बहुत सारे मासेस है तो इसलिए हमको अलग अलग डिफाइन करना पड़ा। 2-1 है तो 2-1 के स्क्वायर, फिर कैपिटल G M3 M1, देख लो M3 M1 तो M3 M1 R31 का स्क्वायर, फिर इसी प्रकार अगला फोर्स को जनरेट कर दिया। अब आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ ये कैप लगा होगा, जिस पूरी सारी वैल्यू है खाली कैप लगा होगा। कैप लगा होने का मतलब होता है ये वैल्यू क्या हो गई, यूनिट हो गई। यूनिट मतलब तो 1 हो गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा था तो इसको बताना भी ज़रूरी था। इससे एक डिफिनीसन बन गई, जो है डिफिनीसन इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के जो डिफिनीसन बनी वो है, every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो आज आप लोग इसको तैयार करिए, कल कोई दूसरी चीज़ें आएंगी।